भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और जिस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बड़े ही धूमधाम से दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तभी उस पर भारत के क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंककर उसको मारने का प्रयास किया गया। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसमें घायल तो हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। तो इस घटना को भारत के किन क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था, किस तरह से यह घटना घटित हुई थी और इस घटना के बाद क्रांतिकारियों का क्या हुआ, तो ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1911-12 में ये जो राजधानी परिवर्तन वाला जो मामला था ये क्या था। तो देखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन होता है, उसके बाद फिर स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। जो उदारवादी थे वो लोग अपने तरीके से आंदोलन करते हैं, जो उग्रवादी नेता थे वो अपने तरीके से आंदोलन करते हैं। वहीं भारत का जो युवा वर्ग था जो कि इन दोनों के तरीकों से असंतुष्ट था, मतलब कि हाथ जोड़ने वाले तरीके से और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार वालों से, उनसे ये समर्थन नहीं था। मतलब उनके तरीकों से ये उनके तरीकों को ये समर्थन नहीं करते थे। इन युवाओं ने हिंसा का मार्ग अपनाया और बम बंदूक के दम पर अंग्रेजों को डरा करके भारत से निकालने का प्रयास किया। तो अब क्या था कि जो बंगाल था वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और इसी के साथ साथ जो अंग्रेज थे उनको यह अनुभव हुआ कि उनको जो है कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाना चाहिए, क्योंकि इधर महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, इस तरफ भी क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही थी। और जो दिल्ली है वो केंद्र में है। आज भी आप लोग अगर देखोगे तो दिल्ली जो है भारत के केंद्र में है। जो कलकत्ता है भाई वो पूर्व की तरफ पड़ता है, वहां से तो है दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र सब जो है काफी दूर है। तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ और ये जो कार्यक्रम होना था, जो राजधानी परिवर्तन वाला कार्यक्रम, इसके लिए दिल्ली में एक भव्य आयोजन किया गया जिसको बोला जाता है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार ये 1911 में हुआ था। दिल्ली दरबार आपसे पूछा जाएगा दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो 1911 में हुआ दिल्ली दरबार। अब देखिएगा इस दिल्ली दरबार में किसको शामिल किया गया था, तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम को। ध्यान रखेंगे ये ब्रिटेन का सम्राट था जॉर्ज पंचम, वहां का जो राजा था जॉर्ज पंचम, ये मैं लिख देता हूं। और इसकी वाइफ थी मेरी, महारानी मेरी। तो ये लोग जो है आए हुए थे कब, 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था। और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को भी रद्द करने की घोषणा की जाती है। इसके साथ ही साथ इसी दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया जाता है कि अब से भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली होगी। तो यह घोषणा कब हुआ था भाई, 1911 में। लेकिन इस चीज को जमीन पर आने में थोड़ा सा समय लगा और जो राजधानी परिवर्तन वो कब हुआ, अगले वर्ष 1912 में। तो 23 दिसंबर 1912 का वो दिन जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। अब देखिएगा ये मैं तिथि लिख देता हूं पहले, कब ये घटना हुआ था। 23 दिसंबर 1912 किसके ऊपर बम फेंका गया था, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये उस समय जो है भारत का वायसराय था। अच्छा ये द्वितीय है तो प्रथम कौन था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के पहले कोई हार्डिंग प्रथम रहा होगा तो वो कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय रहा। तो इसके ऊपर जो है 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका जाता है। अब देखिएगा, अब चूंकि वायसराय है तो चाक चौबंद भी अच्छा रहा होगा, सब कुछ था, सारी व्यवस्थाएं थी। अब जो है हम बात करते हैं उन क्रांतिकारियों के ऊपर कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद 23 दिसंबर को पहुंचेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, देखो एक रास बिहारी घोष हैं जिन्होंने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो घोष हैं, ये वाला घोष जो अरविंद घोष ना वो वाला घोष। तो ये घोष हैं और ये बोस हैं, रास बिहारी बोस, जो कि आगे चल करके जापान में आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ते हैं। तो रास बिहारी बोस, अब देखिएगा ये जो रास बिहारी बोस थे ना, ये जो देहरादून
देहरादून, वहां पर वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून। तो वहां पर ये वन अनुसंधान संस्थान में एक क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। नॉर्मल ये जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इसी बीच ना ये बंगाल के एक क्रांतिकारी संगठन जो अनुशीलन समिति थे ना, अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना किसने की थी? वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। हालांकि उसके पहले ज्ञानेंद्र नाथ बोस, पी मित्रा, इनका भी नाम आता है। तो उन्होंने जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, और आगे चल करके अनुशीलन समिति जो इनके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती थी, युगांतर, युगांतर नाम से जाना जाता था। तो कई सारे स्थानों में आपको मिलेगा कि जो रासबिहारी बोस हैं वो युगांतर से जुड़े या फिर अनुशीलन समिति से। तो जो अनुशीलन समिति ही है वो बाद में अपनी पत्रिका के नाम पर युगांतर नाम से जानी जाती थी। जो युगांतर पत्रिका है वो भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष ये दोनों मिलकर निकालते थे। वैसे भूपेंद्र नाथ दत्त इसके संस्थापक थे, तो उसी पत्रिका के नाम से युगांतर नाम से इसको जाना गया। तो युगांतर उसके एक कार्यकर्ता से ये मिलते हैं, युगांतर के कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ता का नाम था अमरेंद्र चटर्जी। क्या नाम था? अमरेंद्र चटर्जी। ये मतलब युगांतर पार्टी से थे, अमरेंद्र चटर्जी। अब अमरेंद्र चटर्जी के साथ मिलने के बाद जो रासबिहारी बोस हैं वो भी जो क्रांतिकारी भावना है उससे प्रेरित हो जाते हैं और उनका जो झुकाव है इस तरफ हो जाता है। अच्छा, जो रासबिहारी बोस है ना, ये अरविंद घोष जो उग्र विचार वाले नेता थे ना, उनके राजनैतिक शिष्य थे। मतलब इनके एक तरह से गुरु थे अरविंद घोष जी, जो कि इस समय संन्यास ले लिए थे, पौंडीचेरी में रह रहे थे। तो ये थे रासबिहारी बोस, जो कि कहां थे भैया? वन अनुसंधान संस्थान जो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है देहरादून, वहां पर क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। और युगांतर पार्टी के अमरेंद्र चटर्जी के संपर्क में आने के बाद ये जो है क्रांतिकारी बन जाते हैं। अब जो 1911-12 तक ना जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी हो, चाहे पंजाब के क्रांतिकारी हो या फिर बंगाल के क्रांतिकारी हो, अधिकतर को ना अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया था और काफी सारे लोगों को मृत्यु दंड दे दिया था। तो एक तरह से शांति का वातावरण छाया हुआ था। मतलब अंग्रेजों को लग रहा था कि हमने जो है क्रांतिकारियों का दमन कर दिया, लेकिन ऐसा सोचना उनकी गलती थी, क्योंकि अभी भी रासबिहारी बोस, अमरेंद्र चटर्जी, बाघा जतीन, ये सब जो है अभी भी सक्रिय थे। तो ये लोग प्लान बनाते हैं। जैसे ही 1911 में घोषणा होता है कि जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी, तो रासबिहारी बोस के नेतृत्व में प्लान बनाया जाता है कि क्यों ना ये लोग जो राजधानी परिवर्तन कर रहे हैं, दिल्ली में जो भव्य दरबार लगाया गया है, ये कोई आम दरबार नहीं था, काफी इसमें पैसा खर्च किया गया था। मतलब जो ब्रिटिश हुकूमत है ये दिखाना चाहती थी कि हम कितने पैसे वाले, कितने ताकतवर हैं इस तरह से। तो ये कोई आम दरबार नहीं था। तो ये जो है क्रांतिकारी ये दिखाना चाहते थे कि ये लोग जो भारत का जो धन है, भारत का जो पैसा है, उसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो हम लोग जो है इनको ही बर्बाद करेंगे। और इनका जो मुखिया कौन है भैया? यहां पर वायसराय। तो वायसराय कौन है इस समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्लान बनाते हैं कि जिस समय ये दिल्ली में घुसेगा उसी समय इसके ऊपर बम फेंक के इसको मार दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो रासबिहारी बोस शामिल थे। उसके बाद देखिएगा बसंत कुमार विश्वास, बसंत कुमार विश्वास। ये जो बसंत कुमार विश्वास है ना, ये जो अमरेंद्र चटर्जी है उसके शिष्य थे बसंत कुमार विश्वास, और देहरादून में रासबिहारी बोस के सेवक के रूप में काम करते थे। मतलब इनके यहाँ एक तरह से नौकर थे, ये बोला जा सकता है साफ शब्दों में। वहां सेवक के रूप में काम कर रहे थे बसंत कुमार विश्वास। इसके बाद देखिएगा बाल मुकुंद। ये नाम आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है। बाल मुकुंद, अवध बिहारी। चौथा नाम मास्टर अमीरचंद। सब कुछ प्लान बन गया, किस तरह से करना है, बम भी इनके हाथ लग चुका था। तो ये 5 लोग, रासबिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीरचंद। अब प्लान बन गया। अब क्या था कि जो बसंत कुमार विश्वास है ना, इन्हीं को ये दायित्व दिया गया कि ये जो है
ये जो लॉर्ड हार्डिंग है उसके ऊपर बम फेंकेगा। मतलब कि इनमें से भाई कोई एक बम फेंकेगा ना, ऐसा नहीं है कि सब जाके धड़ाधड़ फेंकने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा ना, किसी एक को सौंपा जाएगा। तो यहां पर बसंत कुमार विश्वास को सौंपा जाता है इस काम के लिए कि जो बसंत कुमार विश्वास है वही बम फेंकेगा, ये तय होता है। और बाकी लोग की भी अलग अलग भूमिका होती है सबकी, कि कोई जो है उसको बैकअप देगा, कोई दूसरा सामग्री पहुंचाएगा, इस तरह से। तो ये लोग का प्लान जो है पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब इधर दिल्ली में जो चांदनी चौक है ना, आज चांदनी चौक आप लोगों को पता होगा, चाहे आप दिल्ली में रहते हो या न रहते हो, दिल्ली का चांदनी चौक बड़ा फेमस है। तो जो चांदनी चौक है यहां से इसका काफिला गुजरना था, और जहां जहां से वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का काफिला गुजरना था, मतलब इसका जो शोभा यात्रा, जो झांकी, जुलूस, आप जो भी बोलिए, जो निकलना था शोभा यात्रा, तो जहां जहां से शोभा यात्रा निकलना था उस पूरे एरिया में, या फिर कहें लगभग पूरे दिल्ली में ना, उस समय की जो सीआईडी थी, वो सोनी चैनल वाला सीआईडी नहीं, उस जमाने की जो सीआईडी थी, खुफिया पुलिस, वो जो है पूरे एरिया में, पूरे दिल्ली में फैल जाती है सादे कपड़ों में हफ्तों पहले। घटना कब की है? 23 दिसंबर 1912। मतलब कि इसके काफी दिन पहले जो है दिल्ली में पूरा छानबीन चलता है कि कोई क्रांतिकारी, कोई असामाजिक तत्व, इस टाइप का कोई व्यक्ति तो वहां नहीं है। तो पूरा छानबीन होता है, अच्छे से सारा कुछ जांच पड़ताल जाता है कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो सकती है। इसके अलावा वहां पर दिल्ली में बड़े बड़े आला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। पुलिस के जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस टाइप के, तो उनका वहां पर ड्यूटी लगाया जाता है। उनको पूरा जिम्मेदारी दिया जाता है कि देखो ये एरिया तुम्हारा, वो एरिया तुम्हारा। तो पुलिस जो है अपना पूरा व्यवस्था करती है चाक चौबंद, क्योंकि कहीं से भी कोई चूक ना हो। देखो इससे पहले ना लॉर्ड मेयो 1872 में, जो वायसराय लॉर्ड मेयो, उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक कैदी शेर अली अफरीदी ने मार दिया था, और किसी वायसराय की हत्या का अभी तक, इसके समय तक एकमात्र उदाहरण था। तो उस समय से जो है थोड़ा सा वायसराय की सिक्योरिटी को लेकर के थोड़ा सा ध्यान दिया जाने लग रहा था। और ये जो समय था भाई, इस समय तो क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत चल रही थी। हालांकि अंग्रेजों को लग रहा था कि क्रांतिकारियों का दमन हो चुका है, लेकिन फिर भी इनको डर था कि कुछ ना कुछ घटना हो सकता है, इसीलिए बड़ी संख्या में चाक चौबंद की गई थी। पुलिस को लगाया गया था, फौज को लगाया गया था, ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। तो सोचिए, इतने पुलिस, मतलब पुलिस के इतना पहरा होने के बावजूद, सादे कपड़ों में पुलिस घूम रहे थे पहले से, मतलब ये जो घटना घटित हुआ था ना, उसके काफी पहले से उस क्षेत्र में सादे कपड़ों में पुलिस घूम रहे थे। और जिस दिन ये घटना घटित हुआ, मतलब कि 23 दिसंबर 1912, तो देखिएगा 23 दिसंबर 1912 को जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये बड़े ही कीमती सोने चांदी रत्न जड़ित पोशाक पहन करके हाथी में बैठा हुआ था, और इसका हाथी भी बहुत सजा धजा हुआ। और इसका जो हाथी था ना, उसमें 4 लोग बैठे हुए थे। एक तो खुद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और इसकी वाइफ लेडी हार्डिंग, वो बैठी हुई थी। महावत जो हाथी चलाएगा वो बैठा हुआ था, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ठीक पीछे इसका एक अंगरक्षक बॉडीगार्ड वो बैठा हुआ था। 4 लोग बैठे हुए थे। और जो जुलूस है, जो शोभा यात्रा है, वो अपना जो भी तय शेड्यूल था, जिधर से गुजरना था उधर से वो जा रहा था। अब ये जो क्रांतिकारी थे, जो इस घटना को अंजाम देने वाले थे, वो अपने जो इनका क्या कहते हैं, जो इनका प्लान था, उस हिसाब से जिसको जो करना था वो स्थान पर वो चला जाता है। अब देखिएगा, जो चांदनी चौक है ना, अब भाई ये इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है, इतना बड़ा जुलूस शोभा यात्रा निकल रहा है, तो दिल्ली के हजारों लोग उसको देखने के लिए उमड़ पड़े थे। मतलब भीड़ काफी था। वो पूरा जो सड़क है उसकी किनारे तरफ जितने भी बिल्डिंग थे, सब में लोग जो है चढ़ चढ़ करके ये जुलूस, ये झांकी, ये शोभा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। अब भाई भीड़ होगा तो पुलिस वाले भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे ड्यूटी में। काफी सारे तो वर्दी में थे और काफी सारे सिविल ड्रेस में थे। मतलब चाक चौबंद काफी ज्यादा था। लेकिन इसके बावजूद भी क्रांतिकारी जो हैं अपने अपने निश्चित ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। अब ये जो बसंत कुमार विश्वास, जिनको दिया गया है क्या, बम फेंकने का काम। अब देखिएगा क्या था कि जो चांदनी चौक है, वहीं चौक में एक पंजाब नेशनल बैंक का बिल्डिंग था। पीएनबी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पंजाब नेशनल बैंक, तो उसका बिल्डिंग था। और इस पंजाब नेशनल बैंक के बिल्डिंग के छत में आसपास की काफी सारी महिलाएं चढ़ करके झांकी का आनंद ले रही थी, मतलब इस शोभा यात्रा को देख रही थी। अब ये जो बसंत कुमार विश्वास है ना, देखिएगा मजेदार बात है, बसंत कुमार विश्वास, और आपको यह भी पता चलेगा कि इनको ही क्यों चुना गया था बम फेंकने के लिए। तो देखिए बसंत कुमार विश्वास, इन्होंने क्या किया,
स्त्री वेश धारण किया, मतलब कि एक महिला का वेश धारण किया, और वो जो पंजाब नेशनल बैंक जो बिल्डिंग था उसके ऊपर जो महिलाएं खड़ी होकर के इस कार्यक्रम का आनंद ले रही थी, उनके बीच ये चले गए बसंत कुमार विश्वास। मतलब कि इनका जो चेहरा मोहरा है थोड़ा सा कोमल रहा होगा, थोड़ा सा मतलब इनको मेकअप वगैरह करने से एकदम महिला जैसे दिखते रहे होंगे, तो इसी कारण से इनको चुना गया होगा। अब मतलब उतने सारे महिलाओं के बीच में एक पुरुष महिला बन के जाएगा तो उसके लिए काफी कॉन्फिडेंस चाहिए, मतलब महिलाएं भाई पहचान लेंगी, तो ये मतलब बिल्कुल भी पहचान में नहीं आए और पंजाब नेशनल बैंक के छत में चले गए उन महिलाओं के बीच में, और उनके बीच में खड़े होकर के हंसी ठिठोली करते हुए वो जो है कार्यक्रम का आनंद लेने लगे। अब जो बसंत कुमार विश्वास थे ये इस ताक में थे कि ऐसा कोई मौका मिले कि बम फेंका जाए। अब जो इसका जो हाथी है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो हाथी है, वो पंजाब नेशनल बैंक का जो बिल्डिंग है उसके ठीक सामने से गुजरता है, तो उसी समय इनको बम फेंकना था। अब बसंत कुमार विश्वास क्या करते हैं, एक तिकड़म लड़ाते हैं, क्योंकि जो महिलाएं थी भाई अब ये बम कहीं से निकालेंगे, मतलब कहीं भी छुपाए होंगे अपने कपड़ों उपड़ों में, निकाल कैसे फेंकेंगे, तो महिलाएं देखेंगी कि भाई कर क्या रहा है इस टाइप से। तो ये क्या करते हैं, महिलाओं का ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं कि अरे देखो लेडी जो हार्डिंग है, मतलब इसकी जो वाइफ है लेडी हार्डिंग, तो ये बोलते हैं बसंत कुमार विश्वास की देखो लेडी हार्डिंग का मोतियों का हार कितना सुंदर दिख रहा है, देखो तो बाप रे वैसा मैंने कभी नहीं देखा इस टाइप से। तो जो इनके आसपास जितनी महिलाएं खड़ी रहती है ना, सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है, लेडी हार्डिंग की तरफ, और उसी बीच बसंत कुमार विश्वास जहां भी इन्होंने बम छिपा रखा था, बम निकालते हैं और सीधा हाथी पर फेंक देते हैं। और जो हाथी पर जैसे ही फेंकते हैं बम, वैसे ही वो फट जाता है, बड़ा जोर का धमाका होता है और पूरा जो इलाका है पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तो उसके बाद भीड़ जो है भगदड़ मच जाता है, मतलब क्या हो गया, अफरा तफरी, भीड़ तितर बितर हो जाता है। और उसी चीज का फायदा उठा करके जो बसंत कुमार विश्वास है चुपके से वहां निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है, कोई देख ही नहीं पाता, मतलब स्त्री भेष में थे भाई, किसने फेंका क्या किया किसी क्या पता, तो ये चुपके से निकल जाते हैं। बाकी इनके जो साथी थे मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद, जो भी मतलब आसपास रहे होंगे इनके बैकअप के लिए, वो भी जो है चुपके से निकल लेते हैं। अब जो बम जहां गिरा हार्डिंग के हाथी में, तो ये जैसे ही वहां बम गिरता है ना, फटता है, तो ये अपने हाथी से नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और इसको काफी चोट वोट लगता है, कंधे वगैरह में तो मांस तक निकल जाता है, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं होती है, घायल होता है, अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है, घायल होता है, बाद में ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसका जो महावत था, जो हाथी चला रहा था ना, वो इस विस्फोट में मारा जाता है। बाकी जो लेडी हार्डिंग थी उसको कुछ नहीं हुआ, छोटा मोटा खरोच आया होगा, उतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ लेडी हार्डिंग को, बाकी इसको थोड़ा जो है अच्छा खासा लगा था, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं हुई। और जो क्रांतिकारी थे ना बसंत कुमार विश्वास, ये लोग निकल गए थे, जैसे ही वहां विस्फोट हुआ ये हाथी से नीचे गिरा, इनको लगा हमारा काम हो गया और ये लोग निकल गए। लेकिन इनको बाद में पता चलता है, मतलब दूसरे दिन जब समाचार पत्र वत्र में पढ़ते होंगे कि भाई इस तरह का घटना हुआ, तो वहां पता चलता है कि ये घायल हुआ, तो इनको ये बाद में पता चलता है। अब जो पुलिस है तुरंत वो हरकत में आती है और पूरे एरिया को सील कर लेती है, और पूरा जो है चेकिंग वगैरह शुरू होता है। दिल्ली में पूरे घरों में चेक किया जाता है, जहां भी संदेह हुआ सब जगह चेक किया गया, काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन किसी से भी कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाया कि ये घटना किसने अंजाम दिया, किसने किया, कौन लोग थे, कोई भी बता नहीं पाता है। और सोचिए वहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे, और उनके बीच में एक ताकतवर व्यक्ति उस जमाने में जो वायसराय होता था, भाई आज जैसे हमारे मोदी जी हैं ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर जैसे होते हैं, तो लगभग वही स्थिति होती थी वायसराय की। तो इतने बड़े आदमी, इतने ताकतवर व्यक्ति को पूरे पुलिस फोर्स के सामने इस तरह से उसको मारने की कोशिश करना अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। और ये ब्रिटिश साम्राज्य को सीधा सीधा एक तमाचा था भाई, दिल्ली दरबार लगा के बैठे, करोड़ों अरबों रुपया फूक दिए होंगे उस जमाने के हिसाब से, और ये जो है पूरा भव्य शोभा यात्रा निकाल रहा है, पूरा पैसा खर्च कर रहा है, बर्बाद कर रहा है अपने आप को ये दिखाने के लिए कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है कितना अमीर है, कितना दौलतमंद है, उसको दिखाने के लिए नुमाइश कर रहा है। तो उस नुमाइश में ये चीज जो है एक तमाचे से कम नहीं था। तो पुलिस जो है भरसक प्रयास करती है खोजने की, लेकिन कोई भी हाथ नहीं लगता है, कोई भी सुराग नहीं मिलता है। अब देखिएगा
जो बसंत कुमार विश्वास थे ना, ये बंगाल चले जाते हैं, क्योंकि वहां जो दूसरे क्रांतिकारी इनके सहयोगी थे, क्योंकि युगांतर पार्टी से थे, अनुशीलन समिति से, तो ये बंगाल चले जाते हैं। अब इधर जो रास बिहारी बोस है, जो कि इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड थे, इन्होंने ही सारा कुछ बनाया था, तो ये क्या करते हैं, रातों रात दिल्ली से देहरादून चले जाते हैं। उस समय ट्रेन चलती थी, तो रातों रात वो जो है सफर करके देहरादून पहुंच जाते हैं और सुबह अपने ऑफिस चले जाते हैं। बकायदा जो वन अनुसंधान संस्थान में ये काम करते थे ना क्लर्क के रूप में, तो सवेरे उठ के मस्त अपना नहा धो करके खा पी करके दफ्तर चले जाते हैं और नॉर्मल होकर के काम करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। अब जब अखबार में ये वाली घटना घटित होती है कि वायसराय के ऊपर बम फेंका गया, तो ये क्या करते हैं, रास बिहारी बोस देहरादून में एक छोटी सी सभा आयोजित करते हैं और उस सभा में इस घटना की निंदा करते हैं। मतलब कि जो रास बिहारी बोस हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं जो हूं अंग्रेजों का समर्थक हूं और मुझे जो है इस घटना से बहुत दुख हुआ है कि हमारे वायसराय के ऊपर इन क्रांतिकारियों ने इस तरह से बम विस्फोट किया। तो इस तरह से, वैसे ना उस समय जो समाचार पत्र निकला होगा तो आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया ऐसा लिखा गया रहा होगा। तो जो अंग्रेज सरकार है उस समय ना इन सबको आतंकवादी कहते थे। और एक दुख की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि उस समय ना जो भारत की जो आम जनता थी, यहां तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो भी इन क्रांतिकारियों को आतंकवादी ही कहती थी, आतंकवादी ही समझती थी। आगे चल करके जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जब वो आते हैं क्रांतिकारी के रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया, आम लोगों को। और इससे ना क्रांतिकारियों के प्रति जो आम जनता में जो धारणा होती है कि ये लोग आतंकवादी हैं, बुरे होते हैं, लोगों को मारते हैं, तो वो धारणा जो है बदल के रख देते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो इनके बारे में हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे, लेकिन इन सबको आतंकवादी ही कहा जाता था, थे ये लोग क्रांतिकारी। तो ये चीज हुई और सब जो है अपने अपने स्थान पर चले गए और पुलिस जो है हाथ पांव मारने में लगी रही कि भाई कहीं से कुछ सुराग मिल जाए। अब जो है क्या होता है कि जो युगांतर पार्टी है, इसके जो सदस्य होते हैं उन पर भी नजर रखी जाती होगी। बंगाल में काफी एक्टिव था ये जतिन दास, जो बाघा जतिन, वो भी इस समय एक्टिव होते हैं। तो क्या होता है, इसी बीच जो अपने बसंत लाल जी हैं, ये क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ, जो बसंत लाल हैं इनके पिता की मृत्यु हो जाती है इसी बीच। तो ये जो है फरवरी 1914, 26 फरवरी 1914 को जो बसंत, कहां गए, हाँ, ये जो बसंत कुमार विश्वास हैं, ये फरवरी 1914 को अपने पिता की मृत्यु होने के बाद ये जो है अपने घर जाते हैं। कहां जाते हैं, अपने घर जाते हैं, अपने पिता के अंत्येष्टि कार्यक्रम में उसमें शामिल होने के लिए। तो पुलिस जो है इनको गिरफ्तार कर लेती है। चूंकि ये युगांतर पार्टी से जुड़े हुए थे तो पुलिस वाले इनके घर पर पहरा वगैरह दे रहे थे होंगे, मतलब इन पर नजर रखे हुए होंगे। तो बसंत कुमार विश्वास को पकड़ लिया जाता है, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं होता है। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद, ये फरवरी 1914 की बात है, 14 फरवरी 1914, 14 फरवरी कुछ है शायद, ठीक है, फरवरी 1914 को इनको जो है पकड़ लिया जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद कलकत्ता में राजा बाजार करके एक स्थान है, कलकत्ता में राजा बाजार करके कोई स्थान है, तो राजा बाजार में ना एक घर में पुलिस द्वारा छापा मारा जाता है और उसमें इन क्रांतिकारियों के विषय में कुछ सुराग मिलता है और जिसके माध्यम से इन क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है। टोटल 13 लोग पकड़े गए थे और इन 13 लोगों में बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद, ये शामिल थे 4 लोग। उन 13 लोगों में 13 लोगों को पकड़ा गया, तो उन 13 में से 4 ये भी थे। अच्छा, इनमें से ना एक था दीनानाथ। दीनानाथ ये बोलता है कि बदल जाता है, मतलब ये जो है पुलिस का गवाह बन जाता है कि मैं सब कुछ बताऊंगा, मेरे को जो है रिहा कर दो। तो ये दीनानाथ जो है इनके खिलाफ पूरा गवाही देता है और पूरा पोल पट्टी खोल देता है कि हाँ, जो रास बिहारी बोस है उसने प्लान बनाया था, बसंत कुमार विश्वास इसने जो है बम फेंका था, बाकी ये सब भी सहयोगी थे। तो ये जो दीनानाथ है ये गवाही देता है। अब इनका जो केस है ना, मतलब इनका जो केस है, जो क्या कहते हैं, ये वाला जो रास बिहारी मतलब ये जो केस है, इसको नाम दिया जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र
केस, दिल्ली षड्यंत्र केस। अब देखिएगा जिस समय ये केस चल रहा था, ये मुकदमा जिस समय चल रहा था ना, उसी समय एक और मुकदमा मई 1913 में ना लाहौर में एक बम विस्फोट हुआ था। मई 1913, यहां लिखता हूं मैं कोष्ठक बना के, मई 1913 लाहौर में बम विस्फोट हुआ था। और ये आरोप लगाया जाता है कि लाहौर में हुए इस बम विस्फोट में, मई 1913 लाहौर में हुए बम विस्फोट में इन्हीं सब लोगों का हाथ था। तो अब जो है ये जो दिल्ली षड्यंत्र केस चल रहा था, हार्डिंग पर बम फेंकने का मामला, और साथ में ये मई 1913 लाहौर बम कांड, तो ये दोनों को मिला लिया जाता है क्योंकि दोनों के अभियुक्त जो हैं एक ही हैं। तो अब जो है इस केस को बोला जाता है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। तो आपको ना इस तरह के जितने भी केस है उसको याद रखना होगा। दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे। तो दिल्ली षड्यंत्र केस अथवा दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, तो अब इनके ऊपर जो है मुकदमा चलना शुरू हो जाता है। और सितंबर 1914 को इनको जो है सजाए काला पानी का सजा मिलता है। सितंबर 1914, मतलब सितंबर 1914 में इनका फैसला हो जाता है, आजीवन कारावास की सजा इनको मिलती है। और कहां इनको रखा जाना था, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सेल्युलर जेल है वहां पर इनको रखा जाना था। तो इनको आजीवन कारावास सजाए काले पानी इसकी सजा होती है, मतलब किसी भी अभियुक्त को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी ना, ब्रिटिश हुकूमत, वो इस फैसले के खिलाफ, मतलब इस फैसले का विरोध करती है और इस फैसले के विरुद्ध वो जाती है पंजाब हाई कोर्ट में। कहां पहुंच जाती है? पंजाब हाई कोर्ट। अब जो है मुकदमा पंजाब हाई कोर्ट में चलता है, क्योंकि देखो लाहौर कहां पर अभी पंजाब में है ना, तो लाहौर वाला मामला भी है। तो ये लोग पंजाब हाई कोर्ट में अपील करते हैं। कौन? अंग्रेज सरकार। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली की जो लोअर कोर्ट थी उसने क्या सजा सुना दिया अपना, ये क्या कहते हैं, सजाए काला पानी, मतलब कि आजीवन कारावास, किसी को भी मृत्यु दंड नहीं मिला। लेकिन जो अंग्रेज चाहते थे इनको मृत्यु दंड दिया जाए, तो इसीलिए पंजाब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, चूंकि केस जो है लाहौर का भी था। तो अब जो है पंजाब हाई कोर्ट में ये मामला चलता है। और इस समय ना पंजाब का जो गवर्नर था वो था माइकल ओ डायर। पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर के हस्तक्षेप में इन सभी अभियुक्तों के आजीवन कारावास को मृत्यु दंड में बदल दिया जाता है। ध्यान रखना, माइकल ओ डायर का नाम याद रखेंगे। माइकल ओ डायर जो कि उस समय पंजाब का गवर्नर था, उसी के हस्तक्षेप में इन सबको जो आजीवन कारावास दिया गया था उसको मृत्यु दंड में बदल दिया गया। अब देखिएगा, अब मृत्यु दंड मिलना तय हो गया। तो 4 लोगों को जो है यहां पर मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। कौन कौन? बसंत कुमार विश्वास, उसके बाद बाल मुकुंद, अवध बिहारी और अमीर चंद। इन चारों को जो है मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। इनमें से जो 3 लोग हैं, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और अमीर चंद, इन लोगों को जो है 8 मई 1815 को दिल्ली में मृत्यु दंड दिया जाता है। कब? 8 मई 1815 दिल्ली में इनको मृत्यु दंड दिया जाता है। देखो ये पूरा जो केस है ना दिल्ली लाहौर में चला था। तो पहले इनको दिल्ली में जो हुआ सितंबर 1914 में के सजा सुनाया गया आजीवन कारावास। उसके बाद फिर पंजाब हाई कोर्ट गए, वहां पर वहां के गवर्नर माइकल ओ डायर के हस्तक्षेप के बाद इनकी सजा को मृत्यु दंड में बदल दिया गया। तो 3 लोगों को 8 मई 1815 को दिल्ली में फांसी दिया गया, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और अमीर चंद को। इसके बाद जो बच गए बसंत कुमार विश्वास, इनको ना 11 मई 1800 लिखा हूं मैं, यहां 1915 है, माफी चाहूंगा, 1915 अंबाला यहां पर फांसी दिया जाता है। किसको? अमीर चंद को। तो 3 लोगों को दिल्ली में 8 मई 1915, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और अमीर चंद, और बसंत कुमार विश्वास को 11 मई 1915 को अंबाला में फांसी दिया जाता है। अब देखिएगा इस पूरे घटनाक्रम के
जो मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने पूरा प्लान बनाया था, योजना बनाया था, रास बिहारी बोस, इनका क्या हुआ? तो ये जो है ना ऐसे भागे, मतलब देखिएगा, एक तो ये पहले क्या किए, बिल्कुल अपना देहरादून गए, वहां पर इनकी जो जॉब थी, नौकरी थी, उसको बड़े आराम से कर रहे थे, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब तक ये लोग पकड़े नहीं गए होंगे तब तक वहां पर वो ड्यूटी कर रहे थे। और जैसे ही यहां बसंत कुमार विश्वास ये सब पकड़ लिए जाते हैं ना, उसके बाद ये फिर जो है भारत छोड़ देते हैं और विदेशों में चले जाते हैं। बाद में जापान पहुंच जाते हैं। जापान में जाकर के फिर वहां के सरकार की मदद से बाद में ये जो है आजाद हिंद फौज को गठित करते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस, वो अलग वाला मामला है। मतलब जो रास बिहारी बोस है ये अंग्रेजों के हाथ नहीं लगते हैं। ये जो है भारत से ऐसे फरार होते हैं कि अंग्रेज इनको खोजती ही रह जाती है। तो ये था भाई आपका हार्डिंग पर बम फेंकना, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इस टॉपिक को दिल्ली षड्यंत्र केस अथवा दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। तो ये था, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी सुझाव अगर आप लोगों का है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।